नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 की एक सीरीज लेकर के चल रहे थे, जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। हमने समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम कब कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है। इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती है, इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, इंडेमनीफायर कौन होता है, हम लोगों ने इन चीजों को समझा था, राइट। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। जब हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं तो ये चीज लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कहीं भी नहीं दे रखी है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे दे रखा है वो दे रखा है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो जो इंडेमनिटी होल्डर की बात करी है उसके राइट्स यहाँ पर को दे रखे हैं इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 125 के अंदर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसी भी राइट और लाइबिलिटी की, तो हर एक राइट के साथ कोई लाइबिलिटी अटैच होती है। जब वो लाइबिलिटी का ब्रीच होता है तभी आपका राइट वायलेट होता है। अब सपोज मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और मैं केयरफुल होकर ड्राइव ना करूँ और किसी का एक्सीडेंट कर लूँ, तो हुआ क्या, मेरी लाइबिलिटी थी कि मैं तमीज से ड्राइव ड्राइव करूँ, मैं बिना अल्कोहल कंज्यूम करे हुए ड्राइव करूँ, मैं अपनी साइड ड्राइव करूँ। बट मैं सब कुछ इग्नोर करता हुआ जा रहा हूँ, मैं अल्कोहल के नशे पर हूँ और मैं फुटपाथ पर गाड़ी चला रहा हूँ और किसी का एक्सीडेंट कर दूँ। तो मेरे इस अपनी लाइबिलिटीज को अच्छे से फॉलो ना करने की वजह से मैं किसी के राइट को वायलेट करूंगा, राइट। तो जो राइट्स हमको दे रखे हैं, हमको अगर इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी को समझना है, हमें देखना पड़ेगा कि इंडेमनिटी होल्डर के राइट क्या क्या है, ठीक है। सेकंड चीज जो हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे दो पार्टी हैं, ए और बी। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब ए बी से प्रॉमिस करता है कि अगर बी कोई काम करेगा और उस काम को करने की वजह से बी को कोई लॉस होगा तो ए उस लॉस को पूरा करेगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट ये लॉस कब होगा, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि लॉस तब होगा जब बी वो काम करेगा। अगर बी वो काम करे ही ना या कभी लॉस हो ही ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कभी हमको दिखता ही नहीं है, राइट। तो एक कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हुआ एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर को कोई कंडीशन जब फुलफिल होती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं होता है। अब लेट अस से मैं एक एग्जांपल देकर अगर समझाऊं, तो मैं कहता हूं कि मैं मंडे से कॉलेज के सामने छाता लेकर के बेचना शुरू करूंगा और मैं छाता तब बेचूंगा जब बाहर बादल लगे होंगे। अगर बादल नहीं लगे होंगे मैं छाता नहीं बेचूंगा। और जिस दिन मैं आपको धूप वाले दिन छाता लेते हुए दिख जाऊं, उस दिन मैं आपको इतने रुपए का फाइन दूंगा, सपोज दैट इज 1000 रुपए का फाइन दूंगा। तो मंडे को मौसम खराब हुआ, मैं चला गया छाता बेचने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ट्यूसडे को मौसम ठीक था, ट्यूसडे को धूप आई हुई थी, मैं उसके बावजूद भी छाता बेचने चला गया। जब मैं छाता बेचने जा रहा हूँ तो आप कहोगे कि अब आपने कॉन्टिजेंसी पूरी कर ली है। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अगर बारिश मौसम खराब होगा, बादल होंगे तभी मैं छाता बेचूंगा, बट बादल नहीं है, धूप आई हुई है। तो अब मैंने जो कंडीशन की बात करी थी, कंडीशन मीट अपॉन कर दी है। जैसे मैं कंडीशन मीट अपॉन करूंगा वो कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडेमिनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अलावा क्या होता है। ये खासकर इंडेमिनिटी की जब हम बात करते हैं, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट निकल करके आते हैं जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कह सकते हैं ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट नॉट वाइस वर्सा। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बट नॉट अदरवाइज, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब सारे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, पर सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा ही होगा, ठीक है। अब कैसे,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, पहले इसको समझते हैं एक बार, थोड़ा सा एक ब्रीफ पर बात यहाँ भी कर लेते हैं। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर को एक पार्टी दूसरे पार्टी से कहती है कि अगर कोई कंटिजेंट सिचुएशन निकल करके आएगी तो तुम हमको होल्ड करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे पास एक गोदाम है जहाँ पर को मैं लेट अस से डॉल्स बेचता हूँ, या मैं जहाँ पर को कैंडीज बेचता हूँ, कैंडीज, मेरी कैंडीज की फैक्ट्री है, और मैंने एक फायर इंश्योरेंस ले रखा है जिसका मैं प्रीमियम हर साल पे करता हूँ। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर रहा हूँ कि अगर मेरी फैक्ट्री पे कभी आग लगेगी तो जो मुझे लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी चुकताएगी। ठीक है? तो एक दिन मेरी फैक्ट्री पर आग लग जाती है। जैसे ही फैक्ट्री पर आग लगी, जो कंटिजेंसी थी वो मीट अपॉन हो गई, और अब इंश्योरेंस कंपनी को मुझे पूरा पैसा जो मुझे लॉस हुआ है वो पे करना पड़ेगा। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है? एंड ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है, इसको भी समझ लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो लाइफ है इंसान की वो एक बार चले गई तो सिचुएशन खत्म है। अब मुझे नहीं पता, सपोज मैंने आज लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कराया, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है आई डोंट नो। जो लॉस हो सकता है एक गोदाम के जलने से, मुझे पता है कि सपोज मेरे गोदाम के अंदर लेट से 50 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है और सारा सामान जल करके राख हो जाए, तो 50 लाख का डैमेज के लिए मैं इंटाइटल्ड हूँ। बट अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कराऊँ, मेरी एज 25 साल की है, मैं 26 साल में मर जाऊं, तब क्या होगा? नो वन नोज, राइट, कि मेरी लाइफ की वैल्यू कितनी है। हो सकता है वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, कम हो, क्या हो। और सेकंड पार्टी हम ही है तो हम ही मर गए, हम थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेपरेट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको जब हम कभी इंश्योरेंस लॉ पढ़ेंगे तब मैं इसको इन डिटेल और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो बात करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। इसको एक बार समझने के लिए हम लोग एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर हम समझेंगे। ठीक है? तो ये है हमारा एक्ट। व्हाट द हेल, अरे, हम्म तो हमें पढ़ना है सेक्शन 125, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। कब? जब वो सू करा जाएगा। अब हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं स्यू होने की, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को स्यू करेगा उस टाइम पर ही हमको समझ में आएगा कि क्या लाइबिलिटी बनती है। जैसे सपोज ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, और ए ने बी से कहा कि तू सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, अगर कोई दिक्कत निकल करके आएगी और कुछ होगा तो मैं तेरा लॉस पूरा करूंगा। दिक्कत आ गई, अब दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट, जब इनकी बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो ये कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। जब सी बी को सू करेगा तो उस टाइम पे ए जो बी की लाइबिलिटी बनेगी पूरा पूरा उसे फुलफिल करेगा। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है? तो ये क्या कहता है? ये कहता है द प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। एक क्या है? प्रोमिसर है, बी प्रोमिसी है। तो प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जब अपनी अथॉरिटी के स्कोप के अंदर काम कर रहा होता है, ओनली देन इज इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। अगर वो अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर ये कोई काम करता है तो उस केस पर फिर ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी ए की। ठीक है? क्या क्या रिकवर करने के लिए लायबल है? नंबर वन, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। All damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। तो ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा कि अगर तुम सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो जो लॉस होगा मैं करूंगा। तो कोई भी ऐसा डैमेज निकल करके आता है जो वो कंपेल होता है पे करने के लिए कोई भी सूट पर, जहां पर वो इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस करा गया था, तो उसके लिए लायबल वो होगा। तो मतलब अगर बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई कर लिया और बी को कोई लॉस होता है, डैमेज होता है, तो ए विल बी लायबल फॉर ऑल द डैमेज दैट वुड हैव हैपेंड टू बी। ठीक है? नंबर टू, all costs which he may be compelled to pay in such suit if, in bringing or defending it, he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorizes him to bring or defend the suit। तो बेसिकली सी ने बी के ऊपर केस कर दिया।
अब बी को उस केस को डिफेंड करने के लिए जो खर्चा उठाना पड़ेगा, या सी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा, बी ने सी के ऊपर केस करा अपना लॉस रिकवर करने के लिए, जो खर्चा बी को सी के ऊपर वो केस करने के लिए आएगा, ए को सबका सबको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, बट ओनली टिल व्हेन ए ऑथराइजेज इट। नंबर वन, ठीक है। अगर ए ने को प्रॉमिस करा था, उसको कॉन्ट्रीब्यूट ना करे। जैसे ए ने कहा तुम सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे और इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, सपोज लेट अस से तुम सी के साथ सिर्फ 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये टर्म दिए हैं ए ने बी को, बट बी जा करके कर ले 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस पर बी ने ए का जो कंडीशन थी उसको ब्रीच कर लिया, तो ए विल नॉट बी लायबल फॉर 5 लाख का अमाउंट। वाई? क्योंकि ए ने कहा था तुम 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करो, 5 लाख का करने की जरूरत कहाँ से निकल करके आई, राइट? तो बी ने अपने हिसाब से करा, बी विल बी लायबल। ए विल जस्ट बी लायबल फॉर द 1 लाख रुपीज अगर बी कॉन्ट्रैक्ट करे तो, ठीक है। सेकेंडली, अगर ए ने कुछ कहा नहीं है पर बी ने ए के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता और उसको फिर डिफेंड करने के लिए बी का खर्चा निकल करके आता, लाइक अगर बी ने ए के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं करा होता, पर उसके बावजूद भी बी अपना एक आम आदमी की तरह, जैसे नॉर्मल इंसान जो खर्चा करता, उस खर्चे को पूरा करते करते सी से पैसे रिकवर करने के लिए या सी को पे करने के लिए, कोई सूट डिफेंड करने के लिए खर्चा करता है, तो ही विल बी लायबल टू रिकवर इट फ्रॉम ए। या अगर ए बोले तो भाई तू कितना खर्चा तू कर, तू अपना केस जीत, मैं पूरा पीछे से करके दूंगा, देन ए विल बी लायबल टू द कंप्लीट एक्सटेंट। तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? all sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of indemnity, or if the promisor authorized him to compromise the suit। तो बेसिकली बी ने सी ने बी के ऊपर एक केस कर दिया। अब बी ने कहा कोर्ट में कहाँ चक्कर में पड़ते हैं, सी से कहा कि ये काम करते हैं, उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो उस कॉम्प्रोमाइज को करने के लिए जो सी के साथ जो बी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो खर्चे की बातें होगी, वो पूरा पूरा ए इंडेमनीफाई करने के लायबल होगा। पर कब? तब जब जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो ए के हिसाब से हो रहा है। ये ना हो कि ए ने कहा बी से नहीं तो भाई केस लड़, मैं केस का पूरा खर्चा उठाऊंगा तेरा, बट बी जाके कॉम्प्रोमाइज करके आ जाए, ऐसा केस होगा तो दिक्कत पड़ेगी। सेकंड कंडीशन, अगर बी ने ए के साथ वही कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा होता और उसके बाद प्रॉपर तरीके से आकर के, जैसे प्रूडेंट आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है वैसे कॉम्प्रोमाइज करा होता, तब ये लायबल होगा। या तीसरा, अगर ए बोले कि तू कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो खर्चा मैं दे दूंगा, तब वो लायबल होगा। तो ये तीन कंडीशन हैं, ये तीन लायबिलिटीज हैं एक इंडेमनीफायर की। कब कब? जब जब इंडेमनिटी होल्डर को लॉस सफर होगा। तो हमको इन तीनों को समझना पड़ेगा। अब इसको हम सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ केस लॉस की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम राइट को खत्म करेंगे। तो किसी भी जो ये सेक्शन 25 है, ये बात करता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की, और साथ ही बात करता है कि लायबिलिटीज ऑफ इंडेमनीफायर की, कि जब इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स होंगे तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटीज होंगी। कब? ये तीन कंडीशंस हमने देख ली, इसको आप पढ़ करके याद कर सकते हो, और मैं आपको जब केस लॉ बताऊंगा उन केस लॉ के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लायबिलिटीज एंड क्या क्या राइट्स होते हैं एक इंडेमनिटी फायर के और एक इंडेमनिटी होल्डर के। ठीक है, इंडेमनीफायर के राइट्स, लायबिलिटीज एंड इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स। पहला केस हम जो लेने जा रहे हैं वो केस है एडमसन वर्सेस जार्विस का। मैं सिर्फ आपको इसका ब्रीफ बता रहा हूँ कि आपका अगर एग्जाम होगा तो आप एग्जाम में इन केस को लिख सकते हो। यह है एडमसन वर्सेस जार्विस। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में कोर्ट ये हेल्ड करती है कि जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने एज पर डिफेंडेंट की इंस्ट्रक्शन पर एक्ट करा है, तो प्लेंटिफ को जो लॉस हुआ है उसके लिए डिफेंडेंट विल बी लायबल। दैट्स इट। कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट की इंस्ट्रक्शन पर एक्ट अपॉन करा है। अब जो एक्ट अपॉन करा है प्लेंटिफ के कहने पर करा है, तो प्लेंटिफ विल बी, डिफेंडेंट विल बी लायबल टू मेक होल द प्लेंटिफ, उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को पूरा करना पड़ेगा। दिस इज अ फर्स्ट केस, एडमसन वर्सेस जार्विस। सेकंड केस इज बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये भी। दिस इज री ब्रिटिश इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। री ब्रिटिश इंडिया जनरल, GENERAL, जनरल इंश्योरेंस, INSURANC, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि
जिस इंसान का लॉस सफ़र होता है, उसको ये क्लेम करना पड़ेगा कि मतलब जिस इंसान के पास भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको ये क्लेम करना पड़ेगा और ये शो करना पड़ेगा कि उसको कोई लॉस सफ़र हुआ है। जब तक वो लॉस प्रूव नहीं करेगा, वो इंडेमनिटी के लिए लायबल नहीं है। सो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया, टू गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेमनिटी यू हैव टू प्रूव योर डैमेजेस, कि आपको लॉस या डैमेजेस हो रखे हैं। जब तक आप अपना लॉस आपको जब तक आप ये प्रूव ना कर लो कि आपको लॉस सफर हुआ है, तब तक यू वॉन्ट बी लायबल फॉर एनी डैमेजेस फ्रॉम एनी अदर पार्टी। तो आपको अपना डैमेजेस शो करने पड़ेंगे। दिस इज योर सेकेंड केस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल अमरनाथ क्षेत्रपाल अमरनाथ वर्सेस मधुकर मधुकर पिक्चर। इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो इंडेमनिटी होल्डर है, ही इज नॉट जस्ट कन्फाइंड बाय द सेक्शन 125, उसके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं। आपने अगर अपनी क्लासेस में पहले पढ़ा होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक रिलीफ के लिए भी इंसान क्लेम कर सकता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर को भी जाकर के जो इंडेमनिटी होल्डर है, वो सिर्फ इससे बाउंड नहीं है, वो यहाँ से भी अपनी रेमेडी ले सकता है। तो सिर्फ 125 सेक्शन जो है वही इंडेमनिटी इंडेमनिटी होल्डर को कन्फाइन नहीं करती है, बट इंडेमनिटी होल्डर खुला हुआ है, वो अपना जो लॉस उसने इनकर करा है उसको कहीं से भी क्लेम कर सकता है। दिस वॉज द बेसिक जिस्ट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, आई होप दिस मैटर इज क्लियर। हमारा जो लास्ट केस रहेगा आज का, वो रहेगा केसमार वर्सेस सन अलायंस एंड लंदन इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, हम इसको समझते हैं। इस केस में क्या हुआ था, जो गेसमार साहब हैं, ये एक दूसरे कंट्री पर जाते हैं अपना एक सोने का हार लेकर के। ठीक है, गोल्ड का कुछ ज्वेलरी लेकर के ये जाते हैं दूसरे कंट्री पर। जब ये दूसरे कंट्री पर जाते हैं, इन्होंने इसका एक इंश्योरेंस लिया होता है इस कंपनी से। ठीक है, तो गेसमार साहब ने इस कंपनी से एक इंश्योरेंस ले रखा है विद रिगार्ड टू हिज गोल्ड की ज्वेलरी। अब जब ये उस कंट्री को क्रॉस करते हैं, तो जब भी आप गोल्ड लेकर जाते हो, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। कस्टम ड्यूटी कहते हैं, आप आगे चलकर पढ़ोगे कस्टम ड्यूटी वगैरह के बारे पे भी, तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब कस्टम ड्यूटी पे करने की बारी आई, उन्होंने इसको छुपा लिया और इसके ऊपर कभी कस्टम ड्यूटी पे करी ही नहीं। फ्रॉडलेंटली इसको वो इस कंट्री के अंदर लेकर के आ गए। अब रात को गेसमार साहब अपने रूम पे सोए थे, साइड में ज्वेलरी रखी थी, चोर आता है, चोरी करता है, चोरी करके भाग जाता है। तो अब गेसमार साहब बोलते हैं कि मेरा जो हार है वो हो गया है चोरी, प्लीज़ मुझे अब आप कंपनसेशन दो, मेरा जो लॉस हो गया उसको आप होल्ड करो। तो अब इस कंपनी ने कहा कि यार ठीक है, हम कर देंगे, आप कस्टम के पेपर हमको दिखा दो कि आपने कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करी थी, आप हार को लेकर के आए थे। इसने कहा सर मैंने तो करी ही नहीं। तो कंपनी कोर्ट ने कहा कि जब आपने सर कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करी, आपने एक फ्रॉडलेंटली एक्टिविटी में पार्ट ले लिया है, आपने जो इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा है, आप अपने जो राइट्स आपको ऑथराइज थे, उससे बाहर चले गए हो, देयरफॉर दिस कंपनी विल नो लॉन्गर बी लायबल टू मेक यू होल। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर को इनका वेस्ट हो गया। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। ठीक है, और ये आप कह सकते हो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो आपको जब भी इसको आपको लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सेक्शन 125 को और इन चार केस लॉ को अगर आप लिखोगे, तो आपका आंसर वुड बी कंप्लीटली होल। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे कि ये जो लायबिलिटी है, ये कमेंस कब होती है, किस टाइम पर हम कह सकते हैं कि इंडेमनीफायर की जो लायबिलिटी है वो कमेंस हो चुकी है। इसको हम समझेंगे अगली वीडियो पर। आज की वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और फिर देखते हैं बाकी चीज़ें हम कब कैसे क्या बनाएँगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।